एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। फॉर्मल बातें एक तरफ, पहले आप ये बताइए कि आपने थिएटर में आखिरी मूवी कौन सी देखी थी। अभी के अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट्स में बताइए। देखते हैं ग्रो की ऑडियंस को आजकल कौन सी मूवीज पसंद आ रही है। मूवीज और फिल्म स्टार्स हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं, है ना। एक मूवी देखते ही हम उसे अपनी या अपने पास के लोगों की लाइफ से रिलेट करने लगते हैं। और जब बात हो मूवीज की तो बड़े पर्दे पर अपने फेवरेट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को देखने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। उन 2 घंटों के लिए ऐसा लगता है कि हम भी वहाँ ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज इंडिया में इतने सारे थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस खुलने के बावजूद बाकी देशों के कंपैरिजन में हमारी टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन्स अभी भी काफी कम है। तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है? आखिर कौन से प्लेयर्स हैं जो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इंडिया में लोग बॉलीवुड और फिल्म एक्टर्स के दीवाने हैं। इनफैक्ट मूवीज का फैन बेस सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है, इवन रीजनल फिल्म्स का भी अलग ही क्रेज होता है। फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में रजनी सर को लोग अपना रियल लाइफ हीरो मानते हैं और इवन कई बॉलीवुड मूवीज भी साउथ की मूवीज से इन्फ्लुएंस होकर बनती हैं। इनफैक्ट आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मल्टीप्लेक्स प्लेयर्स का रीजनल लैंग्वेजेस से रेवेन्यू पिछले कुछ सालों से बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, जबकि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस से आने वाला रेवेन्यू डाउनवर्ड ट्रेंड में है। आखिर कुछ तो बात है हमारी इस अनोखी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ में इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स, चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और बढ़ता मॉल कल्चर जैसे फैक्टर्स की ड्राइवर्स हैं। एक जमाना वो भी था जब पूरी सोसाइटी या गांव के लोग एक साथ इकट्ठा होकर रामानंद सागर की रामायण या फिर महाभारत देखते थे, और आज वही लोग थिएटर में अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ मूवी देखना प्रेफर करते हैं। तो जाहिर है कि इस इंडस्ट्री के लिए आगे रनवे लंबा है। लेकिन किसी भी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में जानने से पहले चलिए समझते हैं कि ये मल्टीप्लेक्स प्लेयर्स आखिर रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो सिंपल है, थिएटर्स टिकट सेल करते हैं और हम खरीदते हैं और वहीं से वो पैसा कमाते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक कैच है। इस पूरे प्रोसेस में आप फिल्म प्रोड्यूसर्स को तो भूल ही गए, वो भी तो अपना कट लेंगे ना। अब अगर टिकट से आने वाला 100% पैसा थिएटर्स ही रख लेंगे तो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स वगैरह कैसे कमाएंगे? दरअसल मल्टीप्लेक्सेस प्रोड्यूसर्स के साथ एक डिफरेंशियल रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे काम करते हैं। जनरली इस रेवेन्यू शेयरिंग में एक पैटर्न होता है। फ्राइडे के दिन जब मूवी रिलीज होती है तो उससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो 50-50 शेयर होता है बिटवीन मूवी प्रोड्यूसर्स एंड सिनेमा हॉल्स। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई मूवी ब्लॉकबस्टर निकलती है या फिर एक प्री डिफाइंड कमर्शियल बेंचमार्क को हिट करती है तो इस रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में प्रोड्यूसर्स का पार्ट बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर कोई मूवी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो प्रोड्यूसर्स का रेवेन्यू शेयर परसेंटेज कम हो जाता है। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न कुछ समय तक चलता रहता है। कुछ हफ्तों के बाद ये रेवेन्यू शेयरिंग का स्प्लिट एक कांस्टेंट नंबर पे पहुंच जाता है। वैसे मल्टीप्लेक्सेस का एक और सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। जब भी हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे फूड और बेवरेजेस के काउंटर भी होते हैं, और यही मल्टीप्लेक्स चेन्स का एक और मेजर अर्निंग सोर्स भी होता है, F&B यानी कि फूड एंड बेवरेजेस। वैसे अगर आपने कभी भी सिनेमा हॉल से स्नैक्स खरीदे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि पॉपकॉर्न, सॉफ्ट ड्रिंक्स का खर्चा ही टिकट के प्राइस के बराबर या उससे ज्यादा हो जाता है। पिछले 3 सालों में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20 से लेके फाइनेंशियल ईयर 23 के सेकंड क्वार्टर तक जहां पीवीआर के टिकट प्राइसेस 18% से बढ़े हैं, वहीं पे F&B एक्सपेंसेस 32% से बढ़े हैं। यानी कि जिस रेट से टिकट प्राइसेस बढ़ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा रेट से मल्टीप्लेक्सेस फूड एंड बेवरेजेस के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। वैसे अगर आप कभी कभी ये सोचते हैं कि सिनेमा हॉल्स में टिकट प्राइसेस कम और खाने के प्राइसेस इतने हाई क्यों होते हैं, तो हमने कुछ टाइम पहले ही इस बारे में एक वीडियो बनाया था, ये देखिए। हाय, सिनेमा हॉल्स या एयरपोर्ट्स पे फूड इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है? सबसे ऑब्वियस रीजन है हाई डिमांड और लिमिटेड सप्लाई। एयरपोर्ट्स और सिनेमा हॉल्स में कस्टमर्स के पास लिमिटेड ऑप्शंस के चलते ज्यादा पे करने के अलावा कोई और चॉइस ही नहीं होती। सेकेंड रीजन है हाई रेंटल चार्जेस। एयरपोर्ट शॉप्स या सिनेमा हॉल्स बहुत
बहुत हाई रेंट्स पे करते हैं और वो कॉस्ट अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर भी पास ऑन होती है। थर्ड रीजन है कि अगर फूड सस्ता होगा तो ज्यादा लोग बाय करेंगे, रश बढ़ जाएगा और इसलिए एक्स्ट्रा स्टाफ काउंटर्स रखने होंगे जिससे एक्सपेंसेस राइज हो जाएंगे। इसलिए उनका एम होता है कम नंबर ऑफ कस्टमर्स आए बट वो ज्यादा पैसे स्पेंड करें। और स्पेसिफिकली मूवी हॉल्स की बात करें तो अगर वो टिकट के प्राइसेस ज्यादा कर देंगे तो लोग मूवी देखने ही नहीं आएंगे, प्लस उन्हें अपनी टिकट सेल्स का रेवेन्यू फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस के साथ शेयर भी करना पड़ता है, इसलिए वो एक्सपेंसिव फूड से अर्न करने की कोशिश करते हैं। कोविड के समय मल्टीप्लेक्स चेन्स को काफी नुकसान हुआ था, प्लस अनलॉकिंग के समय भी मल्टीप्लेक्सेस को फुल ऑक्यूपेंसी पर ऑपरेट करने की परमिशन नहीं थी। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट और टिकट रेवेन्यू को प्रोड्यूसर्स के साथ शेयर करना, ये सभी फैक्टर्स सिनेमा प्लेयर्स के प्रॉफिट्स को अफेक्ट करते हैं। इसलिए मल्टीप्लेक्सेस फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट से अपने मार्जिन्स इंप्रूव करते हैं। मल्टीप्लेक्सेस के लिए एक और सोर्स ऑफ रेवेन्यू है एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा कि मूवी स्टार्ट होने से पहले या इंटरवल के समय स्क्रीन पे एड्स रन होते हैं और इन एड्स को चलाने के लिए मल्टीप्लेक्स ब्रांड से पैसे लेते हैं। इंडिया में आज टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन सिर्फ 9500 के आसपास हैं, जबकि यूएसए जैसी डेवलप्ड कंट्री में ये नंबर 41,000 के करीब है। अभी भी कंट्री के टियर 2 और टियर 3 सिटीज में सिनेमा हॉल्स का पेनिट्रेशन ज्यादा नहीं हुआ है। पैंडेमिक की वजह से 2020 में एक शार्प डिक्लाइन के बाद एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल ईयर 24 तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की टोटल मार्केट वैल्यू 212 बिलियन रुपीस पे पहुंच जाएगी, जो कि लगभग 30% का CAGR ग्रोथ रेट है। और जायज है कि इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में सिनेमा हाउसेज और नंबर ऑफ स्क्रीन्स भी वाइडली ग्रो करेंगे। अब इंडियन फिल्म और मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री की फंक्शनिंग तो हमने समझ ली, चलिए अब बात करते हैं दो ऐसी कंपनीज की जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक कोर पार्ट हैं और इवन इंडिया के दो सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स प्लेयर्स भी हैं। यस, PVR और आइनॉक्स। PVR एंड आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स जायंट्स ऑफ इंडिया। 1995 में प्रिया एग्जिबिटर्स प्राइवेट लिमिटेड और विलेज रोड शो लिमिटेड के बीच एक जॉइंट वेंचर के फॉर्म में शुरू हुआ PVR आज इंडिया की लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन बन चुका है। वहीं 1999 में अपने ऑपरेशन शुरू करने के बाद आइनॉक्स ने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है और वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन बन चुका है। ओवर द इयर्स PVR और आइनॉक्स दोनों ही कंपनीज ने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीकों से अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया है। कई एक्विजिशंस के थ्रू इन दोनों कंपनीज ने अपनी नंबर ऑफ स्क्रीन्स को रैपिडली ग्रो किया है। लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग PVR के पास 78 सिटीज के अक्रॉस टोटल 903 स्क्रीन्स हैं विद ओवर 1.86 लाख सीट्स। दूसरी ओर आइनॉक्स के पास 74 सिटीज में 722 स्क्रीन्स हैं विद ओवर 1.6 लाख सीट्स। इसके अलावा PVR फाइनेंशियल ईयर 23 में टोटल 110 न्यू स्क्रीन्स ऐड करने के अपने प्लान को अचीव करने के लिए भी वेल प्लेस्ड है। वहीं आइनॉक्स भी फाइनेंशियल ईयर 23 खत्म होने तक टोटल 752 स्क्रीन्स तक पहुंचना चाहता है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो PVR मेजरली साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में डोमिनेट करता है, वहीं आइनॉक्स की मेजॉरिटी स्क्रीन्स वेस्ट इंडिया में है। आइनॉक्स अपना 57% रेवेन्यू टिकट सेल से, 29% F&B सेगमेंट से और 7% रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट से अर्न करता है। PVR का भी रेवेन्यू स्प्लिट काफी सिमिलर है, अराउंड 45.67% टिकट सेल से, 30.25% F&B से और 8.31% एडवर्टाइजमेंट से। जिस तरह आज ना सिर्फ टियर 1 सिटीज लेकिन टियर 2 सिटीज में भी मॉल्स खुलते जा रहे हैं, दोनों ही कंपनीज के लिए अपनी रीच को एक्सपैंड करने का स्कोप इंक्रीज होता जा रहा है। वैसे कुछ और मल्टीप्लेक्स चेन्स भी हैं जैसे कि कार्निवल सिनेमाज और सिनेपोलिस इंडिया, जिनके पास 450 और 417 स्क्रीन हैं रिस्पेक्टिवली, लेकिन ये दोनों ही कंपनीज लिस्टेड नहीं है, इसलिए लिस्टेड स्पेस में सिर्फ यही दो प्रोमिनेंट मल्टीप्लेक्स प्लेयर्स हैं। अब जरा सोचिए, वैसे तो PVR और आइनॉक्स दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटिटर्स हैं, राइट? लेकिन क्या होता अगर ये दोनों आपस में compete करने के बजाय कोलैबोरेट कर लें? अगर एक ही इंडस्ट्री के दो जायंट्स एक साथ आ गए तो वो अपनी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पोजीशन को एक नियर मोनोपोली स्टेटस में कन्वर्ट कर सकते हैं। PVR और आइनॉक्स को ये बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी और इसलिए पिछले साल उन्होंने अनाउंस किया अपना मर्जर। मार्च 2022 में दोनों कंपनीज ने अपना मर्जर अनाउंस किया था और मर्जर के बाद आइनॉक्स के प्रमोटर्स के पास मर्ज्ड एंटिटी में 16.7% स्टेक होगा, जबकि PVR के प्रमोटर्स मर्ज्ड एंटिटी में 10.62% स्टेक ओन करेंगे। NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 12 जनवरी 2023 को ही दोनों एंटिटीज के मर्जर को परमिशन दी है। आगे
का प्रोसीजर कुछ इस तरह के फेजेस में प्लान्ड है और एक्सपेक्टेड है कि जून 2023 तक कंबाइंड एंटिटी के शेयर्स ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे। मर्जर के बाद इंडिया की टोटल अराउंड 10,000 स्क्रीन्स में से इस कंबाइंड एंटिटी के पास अराउंड 1600 स्क्रीन्स होंगी, यानी कि नंबर ऑफ स्क्रीन्स के मामले में अराउंड 16% शेयर। मतलब दो बड़े प्लेयर्स के साथ आने के बावजूद उनके पास टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन्स का एक छोटा सा ही पार्ट होगा। वैसे टोटल 10,000 स्क्रीन्स में सिंगल स्क्रीन वाले हॉल्स भी इंक्लूडेड हैं। इसलिए अगर हम सिर्फ मल्टीप्लेक्स प्लेयर्स को कंसिडर करें, यानी कि ऐसे हॉल्स जहां एक से ज्यादा स्क्रीन्स हैं, तो उस केस में कंबाइंड एंटिटी ऑलमोस्ट 40 से 50% मार्केट शेयर एंजॉय करेगी। कंबाइंड एंटिटी का यही फोकस होगा कि वो कैसे लोगों को नेटफ्लिक्स, डिज्नी और Amazon के प्राइम वीडियो जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स के कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर वापस थिएटर्स में ला सकें। इसके अलावा क्योंकि कंबाइंड एंटिटी के पास ज्यादा मार्केट शेयर होगा, उनका कस्टमर बेस भी बढ़ जाएगा। इसके चलते उन्हें बुक माई शो और पेटीएम जैसे एग्रीगेटर्स के अगेंस्ट बेटर नेगोशिएटिंग पावर मिलेगी। इसके अलावा दोनों ही कंपनीज अब तक प्राइम लोकेशंस पे अपनी प्रेजेंस के लिए फाइट कर रही थीं, लेकिन अब वो अपने रेंटल कॉस्ट को भी रिड्यूस करने के लिए एफिशिएंटली बार्गेन कर पाएंगे। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड नवल सेठ का मानना है कि ना सिर्फ रेंटल्स लेकिन सिमिलर बेनिफिट्स उन्हें प्रोडक्शन हाउसेस के साथ रेवेन्यू शेयर, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, फूड एंड बेवरेजेस की सोर्सिंग, वेंडर कॉस्ट और दूसरे कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस को लोअर करने में भी मिलेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन बेनिफिट्स की वजह से पीवीआर आइनॉक्स कंबाइन होके एक मोनोपोलिस्टिक बॉडी बन सकते हैं और आगे चल के एक्विजिशंस के थ्रू रैपिडली ग्रो भी कर सकते हैं। Now, what synergies could this merger really draw? Inox's advertising revenue per screen is at approximately 33% discount versus that of PVR in the pre-COVID year of FY20. And for the merged entity, expectations are of better yields on advertising, wherein Inox could come on par with PVR, and the combined entity may even command a further premium over the medium term. Additionally, the market share could trend up as the combined entity may gain from smaller chains as well as single screens that have struggled due to COVID-led closures. Management had earlier guided to add approximately 150 to 200 screens every year as a merged entity. Additionally, in terms of ticket prices and spends per head too, Inox could come towards rapid premiumization in line with PVR. And hence, with all the synergies flowing through, the street expects this acquisition to be a big win-win for the films industry and benefit both the players. तो जैसा कि हमने अभी सुना, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर और प्रीमियमाइजेशन ऑफ आइनॉक्स पीवीआर आइनॉक्स की मर्ज्ड एंटिटी के लिए कंपेटिटिव एडवांटेज बन सकते हैं, जो इवेंचुअली उनके प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव करने में मदद करेंगे। इसके अलावा कंपनी की मैनेजमेंट अनटैप्ड एरियाज को टारगेट करना चाहती है। मर्ज्ड एंटिटी अपने फुटफॉल्स टीयर 2 सिटीज में तो स्ट्रॉन्ग कर ही रही है, लेकिन इसके साथ उन्हें अब टीयर 3, 4 और 5 सिटीज को भी देखना होगा और साथ ही साथ कंपनी इंटरनेशनल एक्सपेंशन के पोटेंशियल को भी ध्यान में रखेगी। इतने सारे पॉजिटिव्स के बावजूद एक थ्रेट अभी भी पीवीआर आइनॉक्स की ग्रोथ के आगे अड़ा हुआ है। जी हाँ, ओवर द टॉप या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। मूवी थिएटर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पैंडेमिक के पहले भी कोएग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने थिएटर्स को सब्स्टिट्यूट नहीं किया था, बल्कि वो उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते आ रहे थे। फिल्म्स यूजुअली पहले थिएटर्स में रिलीज होती हैं और कुछ महीने बाद ओटीटी या टेलीविजन पे। ओटीटी यूजुअली एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह देखा जाता था जहां ऑलरेडी रिलीज मेन स्ट्रीम मूवीज के साथ साथ नॉन मेन स्ट्रीम या फिर थोड़ी हटके फिल्म्स और फॉरेन लैंग्वेज फिल्म्स देखने को मिलती थी। लेकिन अब ये सिनेरियो बदल रहा है। जब भी बॉक्स ऑफिस पर कोई भी मूवी रिलीज होती है तो उनके पास एक एक्सक्लूसिव थिएटर विंडो होता है जहां इन मूवीज को सिर्फ थिएटर में देखा जा सकता है। कुछ साल पहले तक ये एक्सक्लूसिविटी विंडो 6 मंथ्स की हुआ करती थी, लेकिन आजकल वो 45 से 90 डेज तक रिड्यूस हो चुकी है। करंटली बॉलीवुड मूवीज के लिए तो थिएट्रिकल रिलीज और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डेब्यू होने का गैप सिर्फ 8 वीक्स है। ब्रांड इक्विटी की एक रिपोर्ट के अनुसार SVOD यानी कि सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड, जो OTT का ही पार्ट या फिर एक सबसेट माना जा सकता है, उसकी ग्रोथ 2015 से 2024 तक 30.7% CAGR से हुई है, जबकि ट्रेडिशनल बॉक्स ऑफिस रेवेन्यूज की ग्रोथ इस पीरियड में -2.6% CAGR है।
ऊपर से पैंडेमिक के चलते सारे थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस क्लोज थे, तो बड़ी बड़ी मूवीज या तो पोस्टपोन हो गई या फिर सीधे ही OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हुई, और फिर डायरेक्टर्स को OTT प्लेटफॉर्म्स पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज्यादा फ्रीडम मिलता है। इसलिए ना सिर्फ चेंजिंग हैबिट्स बल्कि कंटेंट के मामले में भी OTTs मल्टीप्लेक्स प्लेयर्स को टक्कर दे रहे हैं। इसकी वजह से सिनेमा हॉल्स के एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज में भी ड्रॉप देखने को मिल सकता है। चलिए अब दोनों कंपनीज के कुछ की फाइनेंशियल्स और स्टॉक परफॉर्मेंस की बात भी कर लेते हैं। अंत में तो यही मैटर करता है ना। सिनेमा हाउसेस और मल्टीप्लेक्सेस अब धीरे धीरे पैंडेमिक के शैडो से बाहर आ रहे हैं। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन वो अब अपने प्री कोविड लेवल्स के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 22 पैंडेमिक की वजह से अफेक्ट हुए थे। हम फाइनेंशियल ईयर 23 के नंबर्स को फाइनेंशियल ईयर 20 यानी कि प्री पैंडेमिक ईयर से कंपेयर करेंगे। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं, आईनॉक्स और PVR दोनों की ही मूवी टिकट सेल्स अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल से कम है। अनसरप्राइजिंगली दोनों कंपनीज का एड्स रेवेन्यू भी नीचे गया है। बढ़ा है तो सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट। इसी के चलते दोनों कंपनीज के प्रॉफिट्स बुरी तरह अफेक्ट हुए हैं। PVR और आईनॉक्स ने लगातार 2 फाइनेंशियल ईयर्स तक लॉसेस बुक किए हैं। ऑक्यूपेंसी रेट जो मेजर करता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टोटल सीट्स में कितनी सीट्स यूज हुई हैं, तो इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक PVR का ऑक्यूपेंसी रेट 29% है और आईनॉक्स का 23%। दोनों ही कंपनीज के लिए ये नंबर फाइनेंशियल ईयर 20 के कंपैरिजन में नीचे गया है, जो एक वरीइंग साइन है। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही कंपनीज के शेयर प्राइसेस में कोविड के समय शार्प ड्रॉप हुआ था, और जैसे जैसे चीजें नॉर्मलाइज हुई वैसे वैसे गवर्नमेंट ने रिड्यूस ऑक्यूपेंसी लेवल के साथ थिएटर्स को ऑपरेट करने की परमिशन दी, और इसके चलते दोनों ही कंपनीज के स्टॉक्स ने रिकवरी शो की। प्लस मार्च 2022 में मर्जर अनाउंसमेंट और सब्सिक्वेंटली जून 2022 में एक्सचेंजेस से मिले मर्जर के लिए क्लियरेंस के बाद दोनों ही कंपनीज के शेयर प्राइसेस में सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में फिल्म्स की बॉक्स ऑफिस में पुअर परफॉर्मेंस के कारण दोनों ही कंपनीज के शेयर प्राइसेस फिर से डाउनवर्ड या साइडवेज ट्रेंड में आ गए हैं। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस इंडियन मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री और उसके 2 जायंट्स के मेगा मर्जर का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने PVR या आईनॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है या करने वाले हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। क्या आपको पता है कि हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.